भाइयों बहनों, आपका मेरे इस चैनल जिसका नाम है तन की बात डॉक्टर अग्रवाल के साथ, इसमें आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार अग्रवाल। मेरी उम्र 80 साल से ज़्यादा। मैंने जर्मनी और अमेरिका में कई साल तक शिक्षा पाई। पिछले 50 सालों में मैंने हज़ारों रोगियों का इलाज किया। इसमें ज़्यादातर रोगी पेट के रोग से ग्रस्त थे। उनमें भी काफ़ी मरीज़ एमीबाइसिस से पीड़ित थे। तो भाइयों बहनों, आज मैं आपको इस रोग एमीबाइसिस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो ये एमीबाइसिस जो है, ये एक पैरासाइट जो प्रोटोजोआ क्लास से आता है। इसका नाम है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ये इंटेस्टाइन में अपना संक्रमण करता है। और अब मैं इस पैरासाइट के बारे में इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये वही पैरासाइट है, एमीबा का पैरासाइट। इसमें ये जो प्रोजेक्शन है पड़ रहा है आपको, तो ये प्रोजेक्शन इसके पैर हैं। इनको स्यूडोपोडा कहते हैं। ये प्रोजेक्शन आगे बढ़कर ज़मीन पर फिक्स होकर फिर पूरी बॉडी को आगे खींच लेते हैं। फिर अगला प्रोजेक्शन बन जाता है और इस तरह से ये पैरासाइट आगे की ओर मूव करता है। इसके साथ ही कोई खाने का पदार्थ बीच में आ जाता है, तो यही प्रोजेक्शन उस खाने को घेर लेता है और फिर अपने अंदर उसको समाहित कर लेता है और फिर उसको डाइजेस्ट कर लेता है। इनको फूड वैक्यूल कहते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। इसमें बाहर से एंजाइम्स आते हैं, फूड अंदर होता है, इसको डाइजेस्ट कर लेता है। ये न्यूक्लियस है, बिल्कुल हमारे डीएनए की तरह से। ये इस पैरासाइट को अपना वंश आगे बढ़ाने में मदद करता है। अब जब पैरासाइट शरीर के बाहर निकलता है तो वो अपना एक अंडा ऐसा बना लेता है। इस अंडे को सिस्ट कहते हैं। अब देखिए, सिस्ट में भी बहुत मजबूत बाहर एक डबल लेयर्ड वॉल है, जिसकी वजह से ये ख़राब वातावरण में भी अपने को जिंदा रख सकता है और सालों साल बगैर किसी परेशानी के चलता रहता है। और सही मौका आने पर, सही वातावरण मिलने पर ये फिर से ये सिस्ट पैरासाइट में कन्वर्ट करके फिर इन्फेक्शन कॉज करता है। तो ये इस तरह से इसका साइकिल चला करता है। अब देखिए कि ये इन्फेक्शन ज़्यादातर ये गरीब देशों में ही होता है, क्योंकि गरीब देश प्रॉपर हाइजीन कंडीशन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, साफ़ सफाई नहीं रख पाते हैं, खाने में भी उनको पूरा पोषण नहीं मिल पाता है, वो वीक होते हैं। इसलिए ये इन्फेक्शन जल्दी फैल जाता है। और करीब करीब ये 5 करोड़ एमीबाइसिस के मरीज़ पूरे विश्व में पाए जाते हैं। और इनमें से करीब करीब 8 से 10 हज़ार मरीज़ हर साल मृत्यु को प्राप्त करते हैं। इसलिए ये इन्फेक्शन सीरियस है।
इसको समझना, उसे कंट्रोल करना बड़ा आवश्यक है। ये कैसे फैलता है? जबकि मल से युक्त पानी, क्योंकि मल में ये पैरासाइट होता है, जब पानी मिल जाता है और वो पानी पीते हैं तो ये हमको इन्फेक्ट कर देता है। अब इसको कैसे इसकी जांच की जाए? तो इसके लिए हमको जो मरीज़ का मल का ही सैंपल लेना पड़ता है और उसको माइक्रोस्कोप से, दूरबीन से इसको जो है जांचा जाता है। लेकिन मल से जांच करने में बहुत सी दिक्कतें हैं, जैसे कि मल का इन्फेक्शन अक्सर उतना फ्रेश नहीं होता है, इसलिए उसमें जीवित पैरासाइट नहीं मिल पाता है। दूसरा, ये पैरासाइट मल में रोज़ नहीं पास होता है, इसलिए हमको लगातार 3 बार का मल सैंपल देना पड़ता है, जो बहुत दिक्कत वाला है। फिर गांव में इस रोग को टेस्ट करने की सुविधा नहीं है और गांव में ही ज़्यादा ये रोग फैलता है, इसलिए ये इसकी जांच ठीक से नहीं हो पाती है। फिर इसके अलावा मल से पहचानने में जो एक्सपर्ट्स हैं इनकी भी बहुत कमी होती है, इसलिए ज़्यादातर इस रोग को उनके जो सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, उन्हीं से ही इनको पहचान करके इनका इलाज शुरू किया जाता है। अब सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, लक्षण इनके, जैसे कि पेट में ऐंठा या मरोड़, पतले दस्त, मल में खून और चिकना पदार्थ आए। अक्सर आप जब मल करने के बाद जब सफाई करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके हाथ में कुछ चिकनाहट आ जाती है। ये चिकनाहट जो है इसी इन्फेक्शन की वजह से है। पेट में गैस बनना। दूसरा, बहुत ज़्यादा लूज मोशन होने पर डिहाइड्रेशन, यानी पेट में पानी की कमी हो जाती है। अगर रोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सीरियस हो जाता है, तो ये इंटेस्टाइन से निकलकर लीवर में आ जाता है खून के द्वारा, और फिर वो लीवर के सेल्स को डैमेज करके लीवर को पिलपिला यानी कि एब्सेस कर देता है और लीवर का जो काम करने का है ढंग वो बदल जाता है, काम नहीं कर पाता है। इसलिए बहुत तरह की परेशानियाँ और भी होने लगती हैं। मरीज़ को एंटीबायोटिक्स में बुखार भी आ जाता है, बदन में दर्द, बदन वीकनेस, कमज़ोरी आने लगती है। तो इसमें यह है कि अगर इन्फेक्शन को जल्दी ठीक नहीं किया गया तो ये जानलेवा भी हो सकता है। अब आइए जाने कि इसके इन्फेक्शन के क्या कारण हैं। तो मोस्टली खाने में लापरवाही जैसे ही अनेक कारण हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि मलयुक्त पानी पीने से हो जाता है, और खाना खाने के पहले और मल विसर्जित करने के बाद हाथ ज़रूर धोने चाहिए, और नहीं धोते हैं तो ये इन्फेक्शन जो है हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। इसके अलावा हम खाना अगर ठीक से ना चबाएं तो इससे बहुत तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ये विशेष कारण है जिसके बारे में थोड़ा आपको विस्तार से बताऊंगा। कायदे से खाना हमको इतनी देर तक चबाना चाहिए कि वो मुंह में ही बिल्कुल पेस्ट ऐसा बन जाए, तभी उसको अंदर करें। अगर नहीं करते हैं तो खाने के मोटे टुकड़े पेट में पहुंचकर फिर वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि एंजाइम्स और पाचक रस उस मोटे खाने के टुकड़े के अंदर नहीं पहुंच पाते हैं, तो खाना आधा पचा ही रह जाता है, और ऐसे ही आधा पचा खाना इंटेस्टाइन में आ जाता है। और इंटेस्टाइन बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो इन आधे पचे खाने पर ग्रो करते हैं और बहुत तरह के टॉक्सिक पदार्थ बनाते हैं।
इन टॉक्सिक पदार्थों को हम बोलचाल की भाषा में कचरा भी कह सकते हैं। अब ये कचरा इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर खून में और खून के द्वारा शरीर के अनेक अंगों में पहुंचता है और ये कचरा बहुत जो प्रतिरत नलिकाएँ होती हैं इनको ब्लॉक कर देता है। इसकी वजह से जो शरीर की अनेक अंग हैं इनको पूरा खून नहीं मिल पाता है, पूरा पोषण नहीं मिल पाता है, सेल्स मरने लगते हैं, अंग काम करना बंद कर देते हैं। इससे बहुत तरह की समस्याएं पैदा होने लगती हैं। तो अब देखिए, मैं एक आपको चीज़ दिखाऊं कि इंटेस्टाइन का अगर मैं बीच से आड़ा आड़ा एक सेक्शन काट लूँ तो देखिए क्या दिखाई पड़ेगा आपको कि देखिए ये बहुत लहरदार जो आपको दिखाई पड़ा स्ट्रक्चर, ये इंटेस्टाइन की इनर वॉल है, अंदर की वॉल। इसमें किनारे किनारे जो सेल्स हैं इनको म्यूकोसल एपिथेलियल सेल कहते हैं और ये सेल्स बहुत लाभदायक होते हैं, उपयोगी होते हैं। इनके बहुत ही लाभदायक आवश्यक काम होते हैं। इनके कई काम होते हैं, जैसे कि ये इंटेस्टाइन में जो पाचक रस है इनको सिक्रीट करता है और ये साथ में एक चिकना पदार्थ म्यूकस भी सिक्रीट करता है जिससे खाना आसानी से फिसल कर आगे बढ़ पाए। तो ये खाने को भी आगे बढ़ाने में मदद करता है। फिर जो खाना पच जाता है इसको एब्जॉर्ब भी यही म्यूकोसल एपिथेलियल सेल करते हैं। ये साथ में एंटीबॉडीज़ भी सिक्रीट करते हैं जो बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में है इनको मारने में मदद करता है। और इसके अलावा ये बराबर नए नए सेल बनते रहते हैं और पुराने सेल इंटेस्टाइन की जो बीच की जो कैविटी है इसमें गिरते रहते हैं ताकि जो बैक्टीरिया से कोई सेल्स मर भी जाएं तो नए सेल बराबर पैदा होते रहते हैं। लेकिन अब होता क्या है कि जबकि खाने में मैंने जो बताया इंटेस्टाइन में जो कचरा पैदा हो जाता है, कचरा पैदा होने के बाद से इनमें क्या अंतर आता है इसको समझिए कि जब इन सेल्स को पूरा पोषण खून से नहीं मिल पाता है तो सेल्स देखिए मरने लगते हैं। यहाँ जो कंटिन्यूस लेयर है ये सेल्स बीच में टूटने लगती है। इनके बीच से बैक्टीरिया अंदर इंटेस्टाइन की वॉल्स में पहुँच जाते हैं और ये वॉल को डैमेज कर देते हैं और इससे अक्सर खून निकल के इंटेस्टाइन में आकर मल के द्वारा निकल जाता है। तो जो मल में खून आता है इसकी वजह यही है कि ये सेल्स जो हैं ये वॉल को डैमेज कर देते हैं। बैक्टीरिया सेल वॉल को डैमेज करते करते इसमें छेद भी कर देते हैं। तो फिर उसके बाद में ये पैरासाइट जैसे मैंने बताया ये खून के द्वारा लीवर में पहुंचकर लीवर को डैमेज कर देता है। इससे बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो अब ऐसा है कि तो इसके बहुत से और कारण भी हैं। जैसे मैंने बताया उसका एक कारण और भी ये भी है कि टेंशन। अक्सर हम टेंशन से ग्रस्त रहते हैं। टेंशन से जो रक्त की नलिकाएँ हैं ये सिकुड़ जाती हैं, अंगों को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है, खून नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे ही ये अंग बेकार होने लगते हैं तो अनेक प्रॉब्लम्स होने लगती हैं और म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स भी बनने लगते हैं। तो अब सवाल उठता है कि टेंशन कैसे बचें। तो इसके लिए इसी चैनल पर मेरे 2 वीडियोज़ हैं। एक वीडियो का नाम है टेंशन, इसको देखें, और दूसरे का नाम है स्ट्रेस। इस स्ट्रेस वाले वीडियो में मैंने बताया है कि आप टेंशन से कैसे बचें। इसमें मैंने एक मेडिटेशन ध्यान क्रिया बताई है, इसको आप देखें और उसमें जो
डायरेक्शन दिए गए हैं उनका पालन करें। इससे आपको एम्बाइसिस में बहुत लाभ मिलेगा। अब क्या है कि जब मेरे पास मरीज़ आते हैं, उन कंडीशन अगर उनकी सीरियस होती है, तो पहले तो मैं कहता हूँ कि आप डॉक्टर से एंटीबायोटिक लेकर पहले पैरासाइट का लोड कम करें और उसके बाद में मेरे पास आएँ। जब ये उसके बाद मेरे पास आते हैं तो मेरा पहला काम होता है कि शरीर से जितना भी कचरा है अंदर, जो खून के बहाव को रोक रहा है, इसकी सफाई करना शुरू करता हूँ मैं। तो इसके लिए योग में एक षटकर्म क्रिया है। इसके अंतर्गत 3 क्रियाएँ आती हैं: नीति, गुंजल और शंख प्रक्षालन। इसको किसी एक्सपर्ट योग गुरु के साथ ही इसको करें और लगातार डेली करते रहें। इससे आपका जो टॉक्सिक लोड है वो कम होगा और आपको इसमें ठीक होने में काफ़ी मदद मिलेगी। और फिर जैसा मैंने पहले बताया, खूब चबाकर खाएं, जिससे कि आगे चलकर कचरा ना बने और हमें इससे तकलीफ़ ना हो। अब इसके बाद में क्या है कि जो साथ ही साथ एम्बाइसिस ठीक करने के लिए फिर कुछ योग क्रियाएं भी हैं। योग क्रियाओं को भी किसी एक्सपर्ट योग गुरु के साथ में आप करें तो बहुत सी क्रियाएं हैं, आसन क्रियाएं हैं, इनको भी अवश्य करें। और इन क्रियाओं में जैसे कि जो खास आसन हैं, पवन मुक्त आसन, वज्रासन, पश्चिमोत्तानासन, सूर्यासन, भुजंगासन, सर्वांगासन, मकर आसन आदि। इसके अलावा प्राणायाम भी करें। प्राणायाम में नाड़ी शोधन, भस्त्रिका, कपालभाति, भ्रामरी और उज्जाई प्राणायाम करें। इसके अलावा आहार खाना भी बहुत आवश्यक है, जिस ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए तो मैंने एक डाइट चार्ट बनाया है। अब इस डाइट चार्ट को आप देखें तो पाएंगे कि इसमें आप जैसे कि 6 बजे उठें तो उठकर पहले कुल्ला करें। फिर 6:10 पर आप 1 गिलास हल्का गर्म पानी पिएं और पेट में जलन या एसिडिटी वगैरह हो, गैस बनती हो तो 2 गिलास पानी पी लें। इसके बाद खड़े होकर धीमी गति से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, जिससे कि पानी तेज़ी से नीचे इंटेस्टाइन में जाएगा और ये पैरासाइट को बाहर निकालेगा। इसके बाद आप शौच के लिए जाएं। आपको बाउल क्लियर हो जाता है तो आपको एम्बाइसिस ठीक करने में मदद मिलेगी। अब इसके बाद में आता है चाय का टाइम। तो चाय के पहले आप अंकुरित मूंग की दाल अंकुरित खाएं। इसके लिए क्या करें कि साबुत छिलके वाली मूंग की दाल को लेकर उसको रात को पानी में भिगो दें और उसके बाद में अगले दिन मूंग की दाल को पतले सूती कपड़े में डालकर उसको टांग दें। तो जो ये कपड़ा है ये गीला हो तो उससे क्या होगा कि गीले कपड़े से पानी और पतले कपड़े से हवा आस पार हो जाएगी, तो अगले दिन आपको ये अंकुरित मूंग मिल जाएगी। इसको खाएं। देखिए इसमें कुछ चीज़ें और डाल लें जिससे और फ़ायदा होगा। तो उसके लिए क्या है कि आप इसमें लहसुन, प्याज, अदरक और नींबू डालें और उसमें टमाटर डाल दें और फिर नींबू निचोड़ कर हल्का नमक डालकर इसे खाएँ। इसे टेस्टी भी होगा, लेकिन ये आपको बहुत लाभकारी होगा। ये
एंटीबायोटिक्स के इन्फेक्शन दूर करने में मदद करेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, आपको स्वस्थ रखेगा, तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। फिर नाश्ते के साथ में 1 गिलास मठा ज़रूर पिए। मठे से क्या होगा कि जो एक लाभकारी बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, ये पहुंच जाएगा, तो इससे आपको जो है एम्बाइसिस को ठीक करने में आसानी होगी। दोपहर को किसी टाइम पर एक खीरा खूब चबा चबा खाएं। तो खीरे में फाइबर होते हैं, इसमें ये पेट की एसिडिटी को कम करता है, इसमें बहुत से मिनरल्स होते हैं, ये बहुत ही लाभकारी होगा। अब आइए शाम को करीब 6 बजे जबकि आप नाश्ता करते हैं, नाश्ते में क्या करें, 1 केला खाएं और साथ में एक लैया का मिक्सचर भी खाएं। उस मिक्सचर में क्या क्या होगा कि भुना चना होगा और तली मूंगफली होगी, बेसन का सेव होगा और लैया होगी। इन सबको खूब चबा कर खाएं और यही आपका नाश्ता हो गया, और उसके अलावा आप कुछ ना खाएं। फिर रात को खाना बहुत हल्का खाएं और सोने के पहले 1 गिलास दूध पिएं। आप ऐसा करते हैं तो बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे और आप में मतलब कमज़ोरी दूर हो जाएगी। अब इसके अलावा इस रोग से बचने के कुछ परहेज़ भी हैं, इनका पालन भी करें। तो जैसे मैंने कहा कि पानी शुद्ध हो, मलयुक्त पानी ना पिएं। अगर पानी आपको ख़राब मिल रहा है, मलयुक्त है, तो उसको आप उबाल कर ठंडा करके पिएं। खाना खाने के पहले और मल त्याग के बाद में खूब अच्छे से हाथ भी धोएं। खाना हमेशा गर्म और फ्रेश खाएं और बासी खाना ना खाएं। इसी प्रकार तला हुआ या मैदायुक्त खाना, चटपटा खाना, फास्ट फूड ना खाएं। और इसके अलावा पेट की जितनी क्षमता है उसका आधा ही खाना खाएं। ज़्यादा खाना खाने से फिर वो खाना ठीक से पेट में पचता नहीं है। और 2 खानों के बीच में 3 से 4 घंटे का गैप भी रखें आप। तो इसके लिए क्या है कि आप इसे अगर करते हैं तो आप जल्दी एम्बाइसिस ठीक भी हो जाएंगे। और ये समझ लीजिए कि एम्बाइसिस रोग अगर ठीक ना किया गया तो बड़ा घातक होता है। जैसे मैंने बताया कि रोग बढ़ जाने पर फिर इंटेस्टाइन से लीवर में पहुंचकर लीवर को डैमेज कर देता है। उसके बाद फिर कंडीशन बहुत सीरियस हो जाती है और उसके बाद जल्दी इसका इलाज ना किया गया तो ये बचना मुश्किल होता है। इसलिए योग क्रियाओं को और जो सावधानियाँ बताई हैं इनका पालन करें। अब भाइयों बहनों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और उसके लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन बटन को आप प्रेस करें। और मेरी बहुत काफ़ी शुभकामनाएँ हैं कि आप एम्बाइसिस जैसे घातक रोग से जल्द मुक्ति पाएँ, स्वस्थ रहें और अच्छा जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।